हेलो। वीआईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा नामदेव और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो पूरी सीरीज है उसे, कि पीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं और आगे किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो हमने यहाँ पर एमपी और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है हमने स्टार्ट किए थे कल के लेक्चर में, और आज हम आगे बढ़ते हैं उसमें। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा के रूप में जाना जाता है ना? लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात। तो आप देखेंगे नियाग्रा, नियाग्रा है कहाँ पर? नियाग्रा आ रहा है अमेरिका में, है ना? अमेरिका में आता है ये। और ये भारत में जो चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट, उसे क्या कहा जाता है? भारत का मतलब भारत का नियाग्रा कहा जाता है, क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं जो है वो नियाग्रा जलप्रपात से मैच करती हैं, इस वजह से उसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि पीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है ना? ऐसे ही कोई विशेष क्षेत्र जो हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध है और जिसकी विशेषता किसी दूसरे देश से मिलती है, तो उन दूसरे देशों से मिलने के कारण उसे वहां की संज्ञा दे दी जाती है, जैसे इसे नियाग्रा। तो आपको ऐसे कुछ चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? ये बोल रहे हैं जंगल है ना? तो इस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010, तो उस समय ये जो रिपोर्ट थी वन स्थिति रिपोर्ट 2009 के अनुसार था, तो इसका आंसर था 22.7%। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की हम देखेंगे तो उसके अनुसार जो है करीब 21.7, 21 पॉइंट के आसपास, 21% के आसपास हमें जंगल मिलेंगे भारत में, है ना? और वन से संबंधित जो क्षेत्र में देखेंगे, वनाच्छादित क्षेत्र, तो उसे मिला के करीब 24%, 23 से 24% पर वन है। तो आप क्या करेंगे, नई वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसे पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, उससे संबंधित डाटा जो होगा कि कितने प्रतिशत पे वनाच्छादन हो रहा है ना? और कितने प्रतिशत क्षेत्र पर साल के वन मिल रहे हैं, सागौन के वन मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य रूप से साल और सागौन का होता है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश और भारत में भी देखें तो। फिर उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो भी संबंधित वन है, कौन कौन से वन किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इधर से। फिर भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? अब ये भी गांव उसने क्या करा था, 2001 की जो हमारी जनगणना थी उसके अनुसार का करा था। तो 2001 की जनगणना अनुसार 6,30,000 इसमें गांव थे। आपको अब क्या करना है, 2011 की जो हमारी जनगणना है उससे संबंधित यहाँ पे गांव को देख लेना है कि कितने गांव है। ऐसे ही मैंने आपको जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे कि जो हमारी जनगणना है इसमें से मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन तो आना ही है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आना तय है। तो आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, सर्वाधिक कितने गांव हैं, कितने नगर हैं, कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है, ठीक है? लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम कहाँ की है, ऐसे सर्वाधिक, न्यूनतम, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन, तो जनगणना में उस आधार पे आपको क्वेश्चन को सारे सोल्व करने पड़ेंगे। फिर है टिहरी बांध कहाँ है? अब ये पूछ लिया है बांध, ठीक है? अब यहाँ बात ये आती है कि मैंने आपको बताया था नदी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रहे हैं, मैंने हर लेक्चर में इसे बताया है आपको। हर ही मतलब हमने एमपी पढ़ा उसमें भी ये आया था, है ना? और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें भी ये आ रहा है, तो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है। तो नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, अवसान कहाँ हो रहा है, सहायक नदियां कौन सी है, कौन सा बांध उस पर बनाया गया है, कौन सी परियोजना संचालित है, कौन सा जलप्रपात है, तो इससे संबंधित आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे नदियों से रिलेटेड, है ना? अगर उससे संबंधित कोई आंदोलन, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पूछा था 2010 में टिहरी बांध बना है, मतलब किस नदी पर बना है? ये जो बना है एक भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। लेकिन पीएससी के द्वारा ऑप्शन में भागीरथी नदी नहीं दिया गया, तो हम क्या लगाएंगे इसका आंसर? क्योंकि आपको पता होगा कि जो गंगा नदी है वो कैसे मिलकर बनी। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा का संगम है ना? जब एक जगह से भागीरथी नदी निकलती है गोमुख हिमानी से और अलकनंदा निकलती है अलकनंदा हिमनद से, तो इन दोनों का जो मिलन जो होता है कहाँ होता है? देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जाकर ये गंगा कहलाती है।
इसीलिए जो हम टिहरी बांध अगर किसी नदी पर है तो भागीरथी गंगा का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी, है ना। अब वो पूछ रहा है भारतवर्ष की। बहुत से विद्यार्थियों को ऐसी गलत जानकारी है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत का हिस्सा है, जबकि जो माउंट एवरेस्ट भारत में ना होकर कहाँ है, ये नेपाल में है। ठीक है, भारत में नहीं है। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है केटू, इसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। क्या कह रहे हैं? गॉडविन ऑस्टिन इसे नाम दिया गया। और ये कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणियों में है। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसमें है ये, है ना। अगर बात करें केटू की, केटू गॉडविन ऑस्टिन की, तो ये 5 अधिकृत कश्मीर है में। जैसे अगर ये जो हमारा भारत है ना, मेरा मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, जो भी है आप बात देखें। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाले रीजन में ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, और इसी में जो चोटी सर्वोच्च चोटी है वो है हमारी केटू। लेकिन ये आ रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, क्योंकि जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत के अधिकृत क्षेत्र में, भारत के अधिकृत क्षेत्र में है, वो बताइए। तो भारत अधिकृत क्षेत्र में है वो है हमारी कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा ये क्या है? भारत के भारत अधिकृत क्षेत्र में। अगर बात करें कंचनजंगा की स्थिति, तो कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा हमारे ये जो सिक्किम है, सिक्किम में है कंचनजंगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जो सर्वोच्च चोटी है जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850, है ना, 8850 मीटर है। फिर आपसे केटू की भी ऊंचाई याद रखिए आप, केटू की ऊंचाई है हमारी 8611, है ना, 8611 मीटर। फिर आपको कंचनजंगा जो कि भारत अधिकृत क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी है, और अगर विश्व सर्वोच्च चोटी है, और अगर इनमें देखा जाए तो तीसरे नंबर की चोटी जो हमारी ये 8598 मीटर है ना। इतनी ऊंचाई है इनकी। तो आपको कुछ गिनी चुनी चोटियां जो है जैसे धौलागिरी या नंदा देवी, है ना, ये नंगा पर्वत, ऐसे कुछ कुछ की ऊंचाई अगर आपको ऐसे आ सकता है कि इनका क्रम बताइए, है ना, कि सर्वोच्च कौन, उससे छोटी कौन, उससे छोटी कौन, तो आपको क्रमों से भी याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा इनकी स्थिति याद रखना है। और प्रश्न ये आ रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हमें लगाना है केटू। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि भारत की भारत अधिकृत क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी, तो हम उसका आंसर लगाएंगे कंचनजंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना। तो हमने देखा कि लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली, वर्तमान में इसे दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ये भी है। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारा आंसर क्या होगा? गोवा, है ना। लेकिन प्रारंभ में गोवा क्या था? देश की आजादी के बाद 1961 तक हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि किसके अधीन था, तो ये पुर्तगालियों के अधीन था, है ना, पुर्तगालियों के अधीन था। हमने इसको ऑपरेशन जो विजय चलाया था उसके बाद ये हमारे भारत में शामिल हुआ था। तो प्रारंभ में क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, लेकिन बाद में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में जो गोवा है हमारा एक राज्य है। और अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। कौन कौन से हैं? एक जम्मू अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख अलग बना दिया गया, चंडीगढ़ अलग बना दिया गया, दिल्ली बना दिया गया, दादर नगर हवेली दमन दीव मिलाकर एक और बना दिया गया, लक्षद्वीप बना दिया गया, अंडमान निकोबार बना दिया गया। इस प्रकार से हमारे जो और पांडिचेरी, इस प्रकार से इन सबको मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। ठीक है, फिर देखेंगे भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, है ना। अब वो पूछ रहा है वर्षा क्षेत्र, तो वर्षा क्षेत्र जो होती है सबसे ज्यादा, है ना, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। कैसे होती है आप देखेंगे कि ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है सदाबहार वनों का, ये पूरा भारत का ये रीजन है ना, ये वाला पश्चिमी घाट, ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश मेघालय वाला भाग हो गया ये वाला। तो इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें सदाबहार वन मिल रहे हैं। और फिर बात करेंगे, तो इसीलिए इस मैप के आधार पर आपको क्या करना है कि सदाबहार वन, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, सदाबहार वन कहाँ मिल रहा है, मानसूनी वन कहाँ मिल रहा है, शुष्क कहाँ मिल रहा है, मरुस्थली कहाँ मिल रहा है, ज्वारी कहाँ मिल रहा है, पर्वतीय कहाँ मिल रहा है। तो एक मैप के आधार पर आपको वैसे याद नहीं होते ना कि कहाँ कहाँ है, तो इस टाइप का एक मैप आप गूगल पे आराम से सर्च कर सकते हैं।
उसको देखिए कहाँ पे कौन सा वन मिल रहा है, तो आपको वो वनों के जो प्रकार है ये इनको याद करके आप क्या कर सकते हैं, इनको मैप को देखकर ही समझकर याद कर सकते हैं कि किस प्रकार के वन कहाँ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है ना, वो क्या हो गया, सर्वाधिक वन हमारे कहाँ मिल रहे हैं, पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में और मेघालय में सदाबहार वन मिल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है। हमने देखा चावल की खेती वहां होती है जहां करीब 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, है ना, तापमान करीब 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, है ना, तापमान भी अच्छा खासा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जलवायु भी सम होनी चाहिए, इसके लिए गर्म और या सम जलवायु होनी चाहिए, गर्म या सम जलवायु होनी चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए, वहां पे हमें चावल मिलेंगे। और देखेंगे भारत में जो पश्चिम बंगाल में आपका ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक चावल कहाँ पाया जाता है, कहाँ खेती होती है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल होते हैं। पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में चावल सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में चावल जो मिलता है सबसे ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलता है, जैसे बालाघाट हो गया या शहडोल उमरिया अनूपपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, वहां सर्वाधिक चावल आपको मिलेंगे। तो जैसे आपको चावल की खेती कहाँ होती है ना पूछ सकते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ प्रमुख फसलों में चावल, सोयाबीन, है ना, गेहूं, गन्ना, है ना, कपास, ये जो ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ होती है, उन चीजों के आपको जो दशाएं होती है कि कहाँ पे कौन सी चीजें होती हैं, क्या इनके लिए दशाएं चाहिए, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए कि प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, सबसे उच्चतम की बात हो रही है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि हमेशा तापक्रम कहाँ सर्वाधिक होता है, वो पूछ रहा है किस स्थान पर तापक्रम सबसे ज्यादा उच्च देखा गया है। तो अगर बात करें हमारी पृथ्वी की, है ना, तो ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, भूमध्य रेखा, ये हमारा सूरज है एक तरह से, है ना, पृथ्वी इसकी परिक्रमा लगा रही है ना, तो सूरज की किरणें जो है सबसे ज्यादा किस पर पड़ रही है, हमारी विषुवत रेखा पर पड़ रही है। तो विषुवत रेखा पर अगर देखा, अगर वो प्रश्न पूछता हमारा कहाँ पे हमेशा उच्चतम तापक्रम, मतलब उच्चतम तापक्रम देखा जाता है हमेशा, तो हमेशा जो देखा जाता है वो हमें विषुवत रेखा पर देखा जाता है, लेकिन कहाँ पर उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उच्चतम तापक्रम जो है वो हमारे कर्क और मकर रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अगर इसमें 25 डिग्री उत्तरी के साथ साथ 25 डिग्री दक्षिणी भी देता तो भी उसका आंसर दोनों ही होता, है ना, क्यों, क्योंकि सूर्य जो है कर्क, जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर, और जब दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर इसकी मतलब सूर्य से सर्वाधिक नजदीक आ जाता है। अब सूर्य से सर्वाधिक नजदीक जब पृथ्वी आएगी कर्क और मकर वाले के समय, तो ज्यादा पास आ जाती है पृथ्वी सूर्य के, तो उस स्थिति में सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये भी होती है कि जो विषुवत रेखा है यहाँ पर क्या हो जाता है, बादल आच्छादित हो जाते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में बादल आ जाते हैं, तो ये वाले क्षेत्र में बादल ज्यादा होने के कारण, बादलों का ज्यादा आच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र में भी क्या होता है, फिर दूसरी बात कि तापक्रम सूर्य का आता तो है लेकिन वो उस बादलों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, इस वजह से भी यहाँ पर जो तापक्रम है वो ज्यादा नहीं हो पाता। और जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो यहाँ पर वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म होता है, तो उच्चतम तापक्रम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। फिर है ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है ना, ग्रीष्म अयनांत देखेंगे कि शीत और ग्रीष्म दो प्रकार के अयनांत होते हैं, कर्क पे भी होता है, मकर पे भी होता है ना, तो ये अगर हम बात करें पृथ्वी की हमारी, है ना, तो क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है, 21 जून को, है ना, तो 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, तो इस दिन हमारा होता है ग्रीष्म अयनांत, है ना, ग्रीष्म अयनांत हो गया ये। और जब ये मकर रेखा पर होता है, 23.5 डिग्री मकर रेखा पर हो रहा है, तो ये होती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर वाली स्थिति को हम अगर उत्तरी गोलार्ध वाले लोग हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहता है भारत, कब है, भारत कहाँ है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध वाले लोगों को क्या रहेगा, 21 जून को उनका ग्रीष्म अयनांत और 22 दिसंबर को उनका शीत अयनांत रहता है। और वैसे भी हमारा सर्दी एक समय होती है, मतलब इस समय मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और इस समय कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखें कि ये डेट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, बाकी की ये ऊपर वाली, है ना, क्यों दी गई है, क्योंकि अगर देखेंगे आप कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है एक तरह से,
इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, वसंत विषुव और शरद विषुव के नाम से जान रहे हैं हम। तो इसमें भी क्या होता है, दिन और रात की आपकी अवधि जो होती है बराबर होती है, ठीक। फिर देखेंगे शनि ग्रह, क्या कह रहा है, शनि ग्रह क्या प्लूटो से ठंडा है? अब प्लूटो को तो ग्रह का दर्जा ही समाप्त कर दिया गया है, तो इसको हटा देंगे हम, है ना, 2006 में इसे ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। फिर वो कह रहा है नेपच्यून से ठंडा है क्या, नेपच्यून से गर्म है क्या, जुपिटर से गर्म है क्या? तो इसके लिए आप देखेंगे जो ग्रह सूर्य से नजदीक होंगे वो उनका तापमान गर्म होगा, और जो सबसे दूर होते जाएंगे उनका तापमान क्या होगा, कम होगा, है ना, वहां पे सूर्य की किरणें कम पहुंच पाएंगी। तो हमने देखा था सूरज के पास ये क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण मतलब वही हमारा नेपच्यून, है ना। अब वो पूछ रहा है शनि ग्रह नेपच्यून से ठंडा है क्या? नहीं है ठंडा, क्योंकि नेपच्यून तो क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो शनि ग्रह तो उससे गर्म होगा क्योंकि वो सूर्य के ज्यादा पास है। फिर पूछ रहा है नेपच्यून से गर्म है क्या? जी हाँ, नेपच्यून से गर्म है, तो यह हमारा आंसर यहाँ होता है, ठीक है। अब जुपिटर तो खुद बृहस्पति को कह रहा है, तो बृहस्पति तो और उसके भी पहले आ रहा है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? पूछ रहे हैं सूर्य और पृथ्वी की दूरी, है ना, तो इसकी दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर, मतलब करीब 14 करोड़ किलोमीटर, है ना, 14 करोड़ किलोमीटर के आसपास, मतलब 15 किलोमीटर के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है ये, ठीक है। तो ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछ ली। इसको कह रहे हैं हम खगोलीय दूरी। खगोलीय क्यों कि दो खगोलीय पिंड जो है, एक खगोलीय पिंड हो गई पृथ्वी और दूसरे खगोलीय पिंड कौन हो गया, सूर्य, इनके बीच की दूरी है, इसलिए इसको खगोलीय दूरी भी कह रहे हैं। आपसे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, उसके अलावा सूर्य से दूरी, चंद्रमा से कितनी दूरी है, ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगर सूर्य से दूरी पूछा है, वो चंद्रमा से दूरी भी पूछ सकते हैं आपको, है ना, क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है उसी प्रकार पृथ्वी का उपग्रह कौन हुआ, हमारा चंद्रमा हुआ, इसलिए। फिर देखेंगे पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है ना, तो महासागरों की संख्या जो है वो 5 संख्या है, होने में 5 है, लेकिन क्या है 4 तो हमें प्राप्त मिल रहे हैं और एक अप्राप्त रूप में मिल रहा है। कौन कौन है ये 5? जैसे हम देखेंगे प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है हमारा महासागरों में, है ना, प्रशांत महासागर है, फिर हिंद महासागर है ना, अंटार्कटिका है ना, आर्कटिक है और अटलांटिक है। तो अटलांटिक तो हमने कल ही एक क्वेश्चन आया था कि अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त महासागर है, एस आकार का है, सबसे व्यस्त महासागर है, सर्वाधिक व्यापारिक गतिविधि होने के कारण, तो ये भी प्राप्त मिल गया हमें, ये भी प्राप्त मिल गया, ये भी प्राप्त मिल गया, आर्कटिक भी मिल गया, लेकिन अंटार्कटिक जो है वो हमें प्राप्त रूप में, मतलब इसका डाटा नहीं मिल रहा है कि कितने क्षेत्र पर फैला है और कहाँ कैसे क्या है, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपके महासागरों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। जैसे महासागर की संख्या पूछ ली, ऐसे ही पूछ सकता है महाद्वीपों की संख्या कौन सी है, या फिर आपको इनके सीक्वेंस में ऐसे पूछ सकता है जैसे ये महासागर है, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, ऐसे सीक्वेंस जमाने को आ गया। महाद्वीप के अलावा महासागर के अलावा जो महाद्वीप है, महाद्वीप में भी सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, तो ऐसे भी आपको सीक्वेंस याद रखने पड़ेंगे, महाद्वीप के साथ साथ महासागर, है ना, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। फिर है भारतवर्ष आकार में विश्व का है। अब इसने पूछा है भारत का आकार विश्व में कौन सा है, तो भारत का आकार विश्व में जो है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और समझ में आ रहा है 7वां बड़ा देश है, तो आपसे ये पूछ सकते थे, ऑप्शन दे देते उन देशों के नाम जो भारत से बड़े हैं, कोई सा एक दे देते भारत से छोटा, फिर वो आपसे पूछे निम्न में से भारत से बड़े कौन से हैं, है ना, या पूछे निम्न में से भारत से छोटा कौन सा है, एक कोई सा बड़ा दे देते और सारे वो छोटे भी दे सकते थे, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो भारत जो है विश्व में 7वां बड़ा देश है, तो भारत से बड़े कौन है, रूस, है ना, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हमारा हो गया भारत, ठीक है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस हो गया। अब ये भी पूछ सकता है भारत से बड़े 6 देश के बारे में, तो आपको इनको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, तो 8वां देश कौन सा है, तो 8वां देश जो है वो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश है। ऐसे भी आपको प्रश्न आ सकता है। जैसे ये आया है कि आकार में विश्व में कौन सा है, वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि जनसंख्या में विश्व में कौन सा है,
तो जनसंख्या में विश्व में दूसरा है ना, दूसरा है। तो पूछेंगे पहला कौन सा है ना, तो पहला जो है हमारा वो कौन हो गया, चीन हो गया, और भारत कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। वैसे अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, अगर वो जनगणना होती तो शायद कुछ आंकड़े प्रभावित हो सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो है पहला जो है भारत है और दूसरा चीन हो गया। जैसे ये पूछा है आकार में विश्व में कौन सा है, आपसे ये भी पूछ सकता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत है, 2.42% है ना। ये भी पूछ सकता है विश्व की कुल कितनी जनसंख्या भारत में निवास कर रही है, 17.5% कर रही है। तो ऐसे करके भी आपसे पूछ सकता है वो प्रश्न। तो ये वाले प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं, जो आप भारत में पूरा आप मॉर्फोलॉजी उसकी पढ़ेंगे पूरी है ना, आकार की, भारत का कहाँ कितना व्यास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ना, तो उसमें आपको शुरुआत में जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का आकारिकी में, उसी में ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। फिर है निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है ना। अब हमें पता है सौर मंडल 2006 के बाद से ही सौर मंडल में 8 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो उसमें फ्लोरिडा नहीं आता है, तो बाकी के हो गए, ठीक है। फिर आ गया विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है ना, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है हमारा, इसमें सहारा का रेगिस्तान, सहारा का जो रेगिस्तान है अगर आप बात करें तो ये रेगिस्तान फैला हुआ है, ये देखेंगे विश्व, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप के ये इधर फैला हुआ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोल सकते हैं इसको है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एक तरह से, और उसके भी करीब 11 देशों में ये फैला हुआ है ना। 84 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, आप इसका डाटा देख लीजिएगा, वैसे मुझे 84 लाख ही याद है ना। तो करीब 11 देशों में ये फैला हुआ है, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया हमारे। उसी प्रकार अगर अभी बात करें है ना कि फिर गोबी का रेगिस्तान कहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे ना तो वो गोबी का रेगिस्तान होता है। ये कहाँ आ रहा है, चीन और मंगोलिया देश है उसकी सीमा पे आता है ना, अधिकांश भाग मंगोलिया में आ रहा है, थोड़ा चीन में भी आ रहा है। तो गोबी का रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा हो गया। फिर वो पूछे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल, जो कि हमारे राजस्थान राज्य में है, राजस्थान और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के राज्य में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो भारत का जो राजस्थान हिस्सा है वो है, और इसमें पाकिस्तान का हिस्सा शामिल है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा। फिर अगर आपसे ये पूछे कि विश्व का सबसे घना बसा आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है, ऐसा रेगिस्तान जहां पे घनी बसी आबादी है, तो वो भी थार का रेगिस्तान है, क्योंकि जितने भी और रेगिस्तान है वहां पर जनसंख्या इतनी मात्रा में निवास नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ की जनसंख्या ने उसको अडेप्ट कर लिया है, और वो क्या करती है, थार में आराम से निवास कर रही है। फिर देखेंगे गिब्सन और सैंडी, तो गिब्सन और सैंडी कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है ना। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी, अब जैसे ये पूछ रहा ना विश्व की सबसे लंबी नदी, ये क्या देखा था हमने, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे नीचा जलप्रपात है ना, या फिर सबसे बड़ा क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील, ये जो विश्व में सबसे लंबा ऊंचा छोटा, भारत में सबसे लंबा ऊंचा छोटा, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा ऊंचा छोटा। तो ये जो आपकी सामान्य अध्ययन की जो आप किताब पढ़ेंगे कोई सी भी मैगजीन वगैरह या किसी कोचिंग की नोट्स वगैरह से, तो वहां से आप इसे करिए, भारत, विश्व और मध्य प्रदेश में सबसे लंबा ऊंचा छोटा कैटेगराइज करके कि कौन कौन भारत में, कौन विश्व में है और कौन सा मध्य प्रदेश में, उस प्रकार से आप करेंगे। तो इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है ना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकल रही है, ये भी अफ्रीका से निकल रही है, यहाँ से विक्टोरिया झील से निकल रही है, इधर से जाम्बिया इनके बीच में है, और ये जाकर कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो अगर आपसे कोई सी नदी आ रही है, कोई सी नदी भी आ रही है, तो हमने उनका क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करके देखे थे, हमने देखा था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ऐसे देखना है कि कहाँ से नदी कहाँ से निकल रही है, उद्गम, अवसान, सहायक नदियां, जलप्रपात, बांध वगैरह कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी हो गई है ना, करीब 6,500 से 7,000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। फिर जो अमेजन नदी है ये कहाँ मिल रही है, हमें ब्राजील में मिल रही है ना। अगर बात करें अपवाह क्षेत्र की है ना, अपवाह क्षेत्र मतलब ऐसा तंत्र फैलना होना है ना,
तो अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अपवाह क्षेत्र वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, तो वो अमेजन हो गई। लेकिन लंबाई वाली बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे में लंबी कौन, तो ऐसे में लंबी जो होगी वो नील नदी होगी, है ना। फिर ये हुआंगो नदी चीन में होती है, या आमूर नदी रूस में होती है। फिर विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त, गर्त मतलब बात कर रहे हैं जलीय क्षेत्र में सबसे निचला स्थल, सबसे निचला गड्ढा जो गहराई में हो, वो गर्त कौन सा है ना, महासागरीय गर्त। तो इसमें आता है मेरियाना गर्त, और मेरियाना का गर्त कहाँ आ रहा है आपका, प्रशांत महासागर क्षेत्र में आ रहा है ये, है ना। तो ये सबसे ऊंचा, लंबा, छोटा, इसी प्रकार से ये विश्व का सबसे गहरा पूछ लिया उसने, है ना। बहुत सारे प्रश्न होगा इसी प्रकार के। फिर देखेंगे ताजे पानी की विश्व की सबसे विशालतम झील, ये भी आ गया है, देखो विशालतम झील, विशालतम झील की जगह विशालतम जलप्रपात वगैरह इस प्रकार की चीजें आ सकती थी आपको। तो विशालतम झील जो होती है वो कौन सी है, हमारी ताजे पानी की। उसने एक और ऑप्शन ये दिया है आपको, ताजा पानी। अगर वो बोलता सिर्फ कि विश्व की सबसे विशालतम, मतलब ताजा पानी आगे नहीं लगाता, सिर्फ विश्व की सबसे विशालतम वाली बात करते, तो वो कैस्पियन सागर होती, है ना। कहाँ होती वो, कैस्पियन सागर होती। लेकिन वो बोल रहा है ताजे पानी की सबसे बड़ी, तो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। लेकिन ऑप्शन में हमारा सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर के बाद जो दूसरे नंबर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई वो लेक मिशिगन हो गई, है ना, मतलब मिशिगन झील हो गई। ये मिशिगन सुपीरियर दोनों ही कहाँ है, अमेरिका कनाडा की सीमा पर है ये, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई चीज, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता था तो भी कॉमन सेंस के आधार पर कि अगर कोई चीज बंजर हो रही है जंगल, तो उसका कारण उग्रवाद तो नहीं होगा इतना, ठीक है। शहरीकरण होता है लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन नागालैंड में जो हमारे जनजातीय प्रदेश है ना, असम मेघालय त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है हमारा पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र, जहाँ जनजाति अधिक मात्रा में निवास करती है, वहां भारत सरकार ने जो है झूम कृषि पर पाबंदी नहीं लगाई है। तो यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है वो क्या करती है, अधिक मात्रा में झूम कृषि करती है। और झूम या फिर इसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित, या फिर इसे कहा जाता है बेवा, या फिर पोडू ऐसे करके कहा जाता है, पेडू या पोडू करके, है ना। तो पीएससी ने भी कई बार इसका क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड में भी पूछा है। तो मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति के लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, झूम कृषि करते हैं। और भारत में भी नागालैंड में विशेष रूप से ये यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, झूम कृषि करते हैं। इसमें होता क्या है, क्यों बंजर हो रहे हैं, क्योंकि कई मात्रा में पेड़ों को काट देते हैं ये लोग और वहां पर कृषि करते हैं। फिर उनमें कृषि करने के बाद जो बचता है उत्पादन होने के बाद, है ना, क्या करते हैं, उसको वहां पर जला देते हैं। और उत्पादन निकालने के बाद अपना फिर खेत को जला देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह खेतों को मतलब पेड़ों को काटा जाता है, फिर वहां पे कृषि करते हैं। तो इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए खेती करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, इसलिए झूम खेती भी कहते हैं। उससे कई मात्रा में क्या हुआ, जो हमारा जो पर्वत वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ लगे हुए थे वो बंजर होते गए। फिर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट देश में है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है, 88 से 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर देखेंगे इनमें से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, कोयला पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो खनिज, ये खनिज आ रहा है या आपको कोई सा कृषि उत्पाद आ रहा है जैसे गेहूं, चना, मूंग, मक्का, है ना। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना रहेगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है ना, कहाँ प्राप्त हो रहा है, कहाँ पे मिलता है ये सबसे ज्यादा, है ना, वो देखेंगे कि अगर मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा हो रहा, भारत की बात हो रही तो किस राज्य में सबसे ज्यादा हो रहा, विश्व स्तर पे बात हो रही तो विश्व में कौन सा देश प्रथम है इसमें, उत्पादन में कौन सा स्थान है हमारा, भंडारण में कौन सा स्थान है हमारा, भारत का विश्व में और मध्य प्रदेश का भारत में, और विश्व में प्रथम कौन है। तो भंडारण, उत्पादन, प्राप्ति वगैरह ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कोयला आ गया तो कोयला तो चीन में है सर्वाधिक, है ना। ऐसे ही बात करें अपन गेहूं, तो गेहूं भी चीन में होता है। तांबा भी, तांबा कहाँ हो रहा है, तो चिली में तांबा होता है। तांबा कहाँ हो जाता है हमारा, चिली में हो जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बॉक्साइड हो जाता है, ठीक है। ब्राजील में क्या हो रहा है, रबर हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई सा एक खनिज कहाँ पर सर्वाधिक होता है ये आपको आराम से सामान्य अध्ययन की किताब में नोट्स में मिल जाएंगे, आप उसे करिए इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में रबर की खेती कहाँ होती है, तो अभी मैंने बताया था आपको रबर जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है सबसे ज्यादा, है ना।
अब हमने अमेजन देखा था, अमेजन कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी अपवान तंत्र वाली नदी है, और जो नदी है वो ब्राजील में। तो ये जो अमेजन क्षेत्र है, इस आधार पे हम क्या लगा देंगे, रबड़ की खेती यहाँ हो रही है। साथ में जायरे बेसिन में भी हो रही है। जायरे बेसिन कहाँ आ रहा है, जायरे बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में आता है, जायरे कांगो घाटी क्षेत्र में, है ना। तो इन दोनों क्षेत्रों में रबड़ की खेती काफी मात्रा में होती है। ठीक, फिर बात करेंगे सर्किक विवाद किन दो देशों के बीच है ना। तो सर्किक विवाद जो है आपका भारत और, ये मैप में ये देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो है हमारा कच्छ का रण, और इस कच्छ वाले जो क्षेत्र में है ये जो रेखा है, ये क्या हो रही है हमारी सर्किक, एक तरह से दलदली पट्टी है, ठीक है, नदी के रूप मतलब पानी के रूप में पट्टी दिखेगी आपको, जल की पट्टी के रूप में, जो जल दलदल के रूप में है। इस ये किसके बीच में, अब ये यहाँ है स्थिति, तो यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान, और यहाँ है भारत, तो ये भारत के हिस्से में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने में इसको ले, और भारत ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच एक विवादित स्थल है, सर्किक, है ना। तो इस सर्किक का क्यों भी महत्व है, क्योंकि सर्वाधिक जो मछली पालन वाले जो क्षेत्र है विश्व में, उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान इस सर्किक का भी आता है ना। फिर देखेंगे इसी प्रकार से, और कैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे ये पूछा कि सर्किक किन दो देशों के बीच विवाद है ना। सर्किक के अलावा ये पूछ सकता है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है ना। क्या पूछ सकता है, डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है। तो डोकलाम विवाद में आप देखेंगे, है ना, डोकलाम विवाद भारत और चाइना के बीच है ना, भारत और चाइना के बीच हो गया आपका। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये यहाँ पे जो द्वीप है, एक न्यू मूरे द्वीप है ना, ये द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित स्थल है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित स्थल है ये। ऐसे करके अगर एक स्थान दो देशों के बीच विवादित स्थल है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एक विवाद का क्षेत्र हम दो देशों के बीच है। जैसे पाक अधिकृत कश्मीर, अगर इसकी बात करें तो ये भी किसके बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। ये जो हमारा सियाचिन वाला क्षेत्र है, तो ये सियाचिन भी भारत और, ये चीन मत समझ लेना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवादित स्थल है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा हुआ है, इसे पाकिस्तान ने इसे एक तरह से चाइना को दिया हुआ है, और थोड़ी सी चाइना की गतिविधियां यहाँ पे ज्यादा होती है, लेकिन ये भी किसके बीच विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवादित स्थल। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है ना। तो ये जो वही हो गया नदी से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात है, कौन सा बांध वगैरह बना हुआ है। तो जो नागार्जुन सागर भी नदी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये कहा हमारे आंध्र प्रदेश में है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऐसे ही आपको दूसरा बांध पूछ सकते हैं, है ना, कोई सा बांध पूछ सकते हैं, कोई सी परियोजना पूछ सकते हैं। तो जैसे पेरियार बांध कहाँ है ना, जैसे हमने सरदार सरोवर बांध देखा था, वो कहाँ है। कोई सी परियोजना जैसे उर्मिल परियोजना कहाँ है, नागपा झाकरी परियोजना कहाँ है, किस नदी पर बनी हुई है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो सरदार नदी पर। ऐसे करके आपको कोई से बांध किस नदी पर बने हुए हैं, कौन नदी की सहायक नदियां वगैरह, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे करना है उनको। फिर देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न से किस राज्य का हिस्सा नहीं है ना, किस राज्य का हिस्सा नहीं है बोल रहा है। तो अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत कहाँ है ना, हिमालय पर्वत हम देखेंगे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत के 4 भागों में हमने उसकी श्रेणियों को बांटा हुआ है। ये जो हमारा चल रहा है ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर हमारा ये महान हिमालय, फिर हमारा मध्य हिमालय, और ये हमारा शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से बटा हुआ है। तो इसमें जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ तक ये, तो यूपी इसका हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में बात करेंगे तो ये ऊपर के इतने जो राज्य है, ये किसमें आ जाते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश इसका भाग नहीं है, ना बिहार वगैरह, ना राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ भी इसका भाग नहीं है। फिर आपसे पूछा है, तो इसमें उत्तराखंड इसका भाग है, सिक्किम इसका भाग है, हिमाचल प्रदेश भाग है, और उत्तर प्रदेश इसका भाग नहीं है। तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है, सामान्य दिशा की बात कर रहा है, ठीक है।
ग्रीष्मकालीन मानसून के सामान्य प्रवाह की दिशा कौन सी है? तो आपने देखा होगा, भारत में सुनने में ही आ जाता है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कैसे आता है कि ये जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर से ऐसे होते हुए, है ना, थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे अपन समझने के लिए। हिंद महासागर से ऐसे होते हुए ये कौन सा क्षेत्र है? पूरब दिशा है, पूरब। तो और जगह कौन सी है? दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व से आ रहा है, आया है, और फिर जाके ये क्या करता है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता है ना। तो ये कैसा होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये ऐसे हमारे बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका आंसर है डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे ये बढ़ रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका। इस प्रकार से बढ़ता है, महेंद्रगिरी पर्वत से टकराता है, यहाँ पर हिमालय में वर्षा कर देता है। अरावली पर्वत कैसा है? इससे समानांतर है, तो पूर्वी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ वर्षा कर देता है। तो क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। फिर देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये हो गया हमारा जनगणना से संबंधित प्रश्न, और इसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे लास्ट लेक्चर और क्लास में भी, कि जनगणना से संबंधित सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, किसका है, भारत का कितना है, साक्षरता दर कितनी है, क्षेत्रफल किसका कितना है, ये चीजें आपको याद रखनी। तो 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़े थे, लेकिन अब वास्तविक आंकड़े आ चुके हैं, अनंतिम आंकड़े। तो उसके अनुसार तो ये 943 हो गया, लेकिन जब आंकड़े नहीं आए थे तब की बात हो रही थी, 9 से 40 इसका आंसर था, है ना। फिर भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान बना, है ना, तो वो है इसमें हमारा जिम कार्बेट, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है कहाँ आ रहा है? उत्तराखंड में आ रहा है ये हमारा। तो ये जो जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है, एक तरह से पहले इसकी स्थापना 1936 में एक अभय वन के रूप में की गई थी। बाद में इसे क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ऐसे आपको राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न कौन से आ सकते हैं? मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने अभ्यारण्य है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव पाया जाता है? जैसे कल हमने एक क्वेश्चन देखा था गेंडे वाला, देखा था ना, कि गेंडा जो है कहाँ पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा, उसका आंसर हमने असम देखा था। फिर मैंने आपको उसके साथ ये भी बताया था कि जैसे आपके 12 सिंगा कहाँ मिलता है ना, तो वो हमने कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में देखा था। ऐसे ही केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में हमने पक्षियों का देखा था। तो ऐसे आपको क्या करना है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आपको जैसे इनकी लंबाई चौड़ाई भी याद रखनी पड़ेगी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, जैसे सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आ चुका यूपीएससी में एक बार कि नागार्जुन सागर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हो गया हमारा, है ना। फिर देखेंगे निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती, है ना। तो भूटान की स्थिति अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है हमारा भूटान से नहीं मिलती। तो भूटान से मिलती किस किस की है? भूटान से मिल रही है ये हमारी पश्चिम बंगाल की, ये हमारा असम मिल रहा है बॉर्डर, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है, और ये सिक्किम मिल रहा है, ठीक है। ये भूटान देश हो गया। अब किस किस की सीमा इससे पूर्वोत्तर वालों से नहीं मिलती? मेघालय से नहीं मिल रही, त्रिपुरा से नहीं मिल रही, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनसे बॉर्डर नहीं मिल रही, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती? तो सिक्किम की मिलती है ना। अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे, पश्चिम बंगाल की सीमा इससे मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे मिलती है, तो मेघालय की सीमा इससे नहीं मिल रही। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 की में दी गई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं है? तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि प्लूटो नहीं है, इसे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये जो वरुण है उसके परिक्रमा कक्ष को काटता है। एक ग्रह होने के लिए ये चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि ग्रह के आसपास का क्षेत्र साफ है, मतलब कुछ खगोलीय पिंड वगैरह की जो घटना होती वो ना हो, और साथ में वो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे। तो ये क्या कर रहा था? वरुण की कक्षा को काट रहा था। इस वजह से इसका जो ग्रह का दर्जा है वो 2006 में समाप्त कर दिया गया, और अब ग्रह कितने हो गए हमारे? 9 से घटकर 8 हो गए। फिर देखेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये हमारे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ना। तो कहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ मिल रही है हमें? नेपाल में मिल रही है, भारत में मिल रही है, वो पर्वत श्रृंखला है ना।
फिर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि रॉकी पर्वत कहाँ है, तो अमेरिका में आपका रॉकी पर्वत है। या फिर अगर एंडीज का ही पूछा है तो एंडीज की सर्वोच्च चोटी भी पूछ सकते हैं, तो अकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो कोई एक पर्वतमाला, उसका सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना, और वो किस राज्य में, किस देश में या किस महाद्वीप में स्थित है, ऐसे आपको याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन। फिर देखेंगे भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, है ना। तो इसका आंसर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्लोब के जो देश हैं, जैसे कि हमारा जो मैप है उसके अनुसार बात करें तो इसमें मैक्सिको से सीमा नहीं मिलती, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से मिलती है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारा मैप है इसमें आप देखें सबसे पहले कि ये जो हमारी जा रही है 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से ये देश जा रहे हैं, यही पूछा था प्रश्न में। ऐसे ही आपकी ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ना, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो आपको क्या करना है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पे स्थित जो जो देश आ रहे हैं उनको याद कर लेना है। मतलब याद कैसे करेंगे, मैप देखेंगे, मैप रूम में लगाएंगे, टेबल पे लगाएंगे, जहां भी लगाए आपको देखते रहे, याद होता रहेगा आपको कौन सा देश सीमा पे, मतलब इस लाइन में आ रहा है, मकर में आ रहा है, कर्क में आ रहा है या भूमध्य रेखा में, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रश्न जो पूछा था कौन सा नहीं है, तो मैक्सिको क्या आ रहा है, यहाँ है, तो भूमध्य रेखा उससे नहीं गुजरती। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है ना। नहरों का शहर कहलाता है हमारा वेनिस। ऐसे आपको छोटे मोटे मसालों का बगीचा क्या कहलाता है, मोतियों का द्वीप कौन सा कहलाता है ना, कि थंडरबोल्ट वाला देश कौन सा कहलाता है, ठीक है, स्वर्णिम पेगोड़ा का देश कौन कहलाता है। तो थोड़े से आपको ये वाली चीजें जो क्या कहलाते हैं, जो उपनाम वगैरह दिए गए हैं, सबसे ऊंचा, लंबा, छोटा, ये इस हिसाब से आपको सामान्य अध्ययन की उसमें से, ज्योग्राफी के सामान्य अध्ययन से ये आपको फैक्चुअल याद करना पड़ेगा। फिर है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है ना, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है, 4096, ये यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक, तो 4096 किलोमीटर है, ठीक है, सबसे लंबी इसके साथ लगती है। जैसे सबसे लंबी पूछा है वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी किसके साथ लगती है, मतलब सबसे कम किसके साथ लगती है। तो सबसे कम सिर्फ इतनी सी, ये देखेंगे सिर्फ इतनी सी, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर किससे लग रही है, पाक अधिकृत कश्मीर में अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, ये अफगानिस्तान है यहाँ से। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम किससे लगी है, सर्वाधिक किससे लगी है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। पोताश्रय, पोताश्रय मतलब आपका एक तरह से होता है ये बंदरगाह, पोर्ट है ना, पोर्ट या बंदरगाह। तो कौन नहीं है इसमें, कोचीन है हमारा, ठीक है, मंगलूर है हमारा। कोचीन कहाँ आ रहा है हमारा, केरला में। मंगलोर कहाँ आ रहा है हमारा, कर्नाटका में। कांडला कहाँ आ रहा है, गुजरात में। लेकिन मंगलोर जो बंगलुरु है वो हमारा एक शहर पोताश्रय नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जैसे ऐसा बताया था कि हमारी क्या हो गया, आपको जो बड़े बड़े बंदरगाह है ना, बड़े बंदरगाह मुख्य रूप से 13 ही बड़े बंदरगाह है, जैसे कांडला की स्थिति यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर गोवा में हम देखेंगे मारवा गोवा बंदरगाह, मुंबई भी एक हमारा बंदरगाह है, ठीक है, नावा शोभा भी यहीं पर है। फिर कोचीन बंदरगाह ये रहा, तूतीकोरिन इधर तमिलनाडु में तूतीकोरिन है, ठीक है। फिर हमारा चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, फिर उड़ीसा में हमारा पारादीप बंदरगाह, और ये हमारा कलकत्ता, ये भी हमारा बंदरगाह ही है पश्चिम बंगाल में। तो इस हिसाब से आपको जो बड़े बड़े बंदरगाह है ये याद रखना है, इनकी स्थिति कहाँ है, आप मैप बनाइए बकायदा और उसके हिसाब से उसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है ना, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ऐसे मैंने आपको बताया जो जो बड़े शिखर है कौन सी जगह है स्थित है और क्या उनकी ऊंचाई है, वो आप याद रखिए। फिर है भागीरथी नदी निकलती है ना, इसे हम डिस्कस कर चुके, गौमुख हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। और फिर एक जगह से, कहां से, अलकनंदा हिमनद से निकलेगी, कौन सी नदी, अलकनंदा नदी निकलेगी। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या कहलाती है, देवप्रयाग जो स्थान है वहां जाकर ये क्या कहला जाती है, गंगा कहला जाती है। तो ऐसे ही एक नदी कहां से निकल रही है ये आपको याद रखना है बिल्कुल,
कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, उद्गम, अवसान, सहायक नदियां वगैरह, कौन सा बांध, जलप्रपात उस पर बने हुए हैं, बिल्कुल याद करिए उनको। फिर देखेंगे राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। ये कैसे होगा, एक संस्था है ना। तो अगर संस्था हो रही है, ये इस प्रकार की संस्था नहीं है कि आपकी इसकी स्थापना वगैरह स्थिति याद रखें, बस ये है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको सिर्फ उनका स्थान याद रखना है। तो उसमें से जो राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्र संगठन है, ये कोलकाता। मैंने आपको हिस्ट्री में जब हम देखते हैं ना संस्थाएं, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी देखी थी, एशियाटिक सोसाइटी वगैरह, तो वहां आपको क्या याद रखना पड़ेगा, उनमें कब स्थापना हुई, कौन ने स्थापना करी, कहाँ पे उसका मुख्यालय है। लेकिन जो ऐसी संस्थाएं आ रही है आपको थीमेटिक मानचित्र संगठन वगैरह टाइप की, तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। कोई आयोग आ गया तो उसका मुख्यालय कौन सा है ना। तो इस प्रकार से आपको उनको याद रखना पड़ेगा। फिर देखेंगे शिवालिक निम्न में से हिस्सा है, तो अभी हमने डिस्कस करा ना शिवालिक को, जब हिमालय वाला क्वेश्चन था, तो शिवालिक एक हिमालय का हिस्सा है, नवीनतम वलित है ये, है ना, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है ये, सबसे आउटर भाग है, मतलब सबसे बाहर का है। क्योंकि अगर बात करें इसकी हिमालय की, है ना, ठीक है, थोड़ा मेरा मैप गड़बड़ हो तो कोई बात ही नहीं। तो ये कैसे जा रहा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य लघु हिमालय, फिर ये हमारा शिवालिक हिमालय जा रहा है। तो जो शिवालिक हिमालय जो ये हमारा है ना, पाकिस्तान से लेकर, तो ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, हमारा ये पूरा हमारा अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। तो ये आपको कैसे याद करना पड़ेगा, ये क्या है, तो इसकी श्रेणियां किसके बाद कौन सी है, सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है ये हिमालय का, नवीनतम वलित है। नवीनतम वलित क्यों बोलते हैं किसी चीज को, कि एक निर्माण हो ही रहा है, नवीनतम वलित, मोड़दार पर्वत है और इसका निर्माण अभी तक चल ही रहा है, इसे नवीनतम वलित बोल रहे हैं, इसका हिस्सा हिमालय का। फिर देखिए इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना, डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी नहीं बनाती, तो हमने देखा कि नर्मदा भी नहीं बनाती है और ताप्ती भी नहीं बनाती, दोनों नहीं बनाती। क्या करती है दोनों, विपरीत दिशा में पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, और यहाँ पर ये क्या बना देती है, एस्चुरी बना देती है, एस्चुरी बनाती है। अब ऑप्शन में नर्मदा भी था और ताप्ती भी था, तो बच्चा क्या लगा है, या तो पीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर देती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो, या फिर आप इनमें से कोई सा भी आंसर लगाइए, पीएससी को उसका या तो बोनस अंक देना पड़ेगा या उसको डिलीट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ठीक। फिर देखेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही 2013 की। 2013 में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो हमारा नेशनल हाईवे 7 था, वर्तमान में 44 हो गया। तो आपको ऐसे वर्तमान में कौन सा राजमार्ग सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, हमने एमपी के क्वेश्चन कर रहे थे ना, तब डिस्कस किए थे पूरे राजमार्ग में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस लेक्चर को देखिए बिल्कुल। फिर देखेंगे रबी की फसलों को बोया जाता है। अब ये कॉमन सेंस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वैसा नहीं है कि आपको कुछ रटने वाली चीज आ रही है, एक नॉर्मल सी बात आ रही है, रबी की फसलें कब उगती है, खरीफ की फसलें कब उगती है ना। तो रबी की जो फसलें बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है उसकी, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। तो बोया जाना पूछा था उसने, अगर काटा जाना होता तो क्या बोलते हैं हम, मार्च अप्रैल में। ऐसे ही वो रबी की जगह खरीफ का पूछता तो खरीफ जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और कब काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। अब इनके बीच की जो अवधि होती है मई जून के आसपास, हम कुछ नहीं बोते तो उसमें बोई जाती है जायद फसलें, मतलब जो तुरंत हमें पैसा दे दे, है ना, उस प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो रबी की फसलों में जैसे गेहूं चना आ गया हमारा, खरीफ की फसलों में सोयाबीन मक्का आ गई, चावल आ गया, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। फिर भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी हमने जो मध्य प्रदेश में पूछा था ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति या भारत में सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है, तो भी मध्य प्रदेश था। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है यहाँ पर गोंड है दूसरे नंबर पे। और अगर आप पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ निवास करती है ये जनजातियां, जैसे कि अगर गोंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में निवास कर रही है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में निवास कर रही है। तो इनका आपको निवास क्षेत्र, जनजाति, उनका निवास क्षेत्र मतलब कहाँ निवास कर रही है, कौन से क्षेत्र में निवास कर रही है, कुछ उनके प्रमुख लोक नृत्य त्योहार, उनसे संबंधित जो कोई से सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित होते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक। फिर देखेंगे निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संबंध होता है, संगम।
आज के ही लेक्चर में तीसरी बार इसे डिस्कस कर रहे हैं, ये देवप्रयाग में होता है। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको ये सीरीज जो पीवाई क्यूपी सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमारी, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।